हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने अभी तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, उसके एम्स क्या हैं और एक ब्रीफ आउटलाइन अप्रोचेस को लेकर अभी तक करी है। जितनी भी अप्रोचेस थी हमने पूरी ओवरऑल उनका एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है। अब हम आते हैं एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी पे। तो जितनी भी अप्रोचेस हैं उनको समझने के बाद अब एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ईपीटी जिसको हम कहते हैं, वो अब हमें समझने में आसानी होगी। तो वी आर बेसिकली गोइंग टू यूज ऑल दी अप्रोचेस हियर टू बिल्ड आवर नॉलेज लेवल फर्दर। सो लेट्स गेट गोइंग। जब हम बात करते हैं एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी की, तो अब ये शब्द एम्पिरिकल आपको समझने में किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं देगा। तो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, वो एक सिंपल चीज है। वो ये कहता है कि हमें जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल थ्योरी की, उसको बिल्ड करना चाहिए हमेशा रियल वर्ल्ड डेटा के बेसिस पे। वर्ड एम्पिरिकल से ही आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि हमें रियल वर्ल्ड डेटा का प्रयोग करके पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्ड करना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें ये एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन आया है। एवोल्यूशन कैसे आया है? क्योंकि जो ओल्ड पॉलिटिकल थ्योरी होती थी उसका हमेशा एक ऑब्जेक्टिव ये होता था ढूंढना कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। आइडियल स्टेट, आपको अगर मैं ये शब्द का प्रयोग करूं तो अब आप ये चीज समझेंगे, बिकॉज प्रीवियस क्लासेस में चर्चा हो चुकी है। एक नॉर्मेटिव स्टेट, हाउ अ स्टेट ऑट टू बी। एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक नॉर्मेटिव स्टेट कैसा होना चाहिए। तो पुरानी पॉलिटिकल थ्योरी का ये ऑब्जेक्टिव होता था। इसमें क्या होता था कि आइडियलाइजेशन होता था। आइडियलाइजेशन का मतलब ये है कि रोमांटिसिज्म होता था। रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का मतलब ये है कि कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स होते थे जो एक आइडियल स्टेट को ढूंढने के चक्कर में अलग अलग प्रकार के रोमांटिक आइडियाज की चर्चा करते थे। वो रोमांटिक आइडियाज कैसे होते थे? वो रोमांटिक आइडियाज होते थे उनके माइंड के अपने क्रिएटेड आइडियाज। इसमें सबसे प्रसिद्ध अगर एक कोई हमारा थिंकर है तो उसका नाम है प्लेटो। प्लेटो वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन जिसने एक आइडियल स्टेट की चर्चा करी। प्लेटो ने ये ट्रेडिशन भी शुरू करा कि किस प्रकार से एक आइडियल स्टेट दिखना चाहिए। प्लेटो ने रोमांटिक ने आइडियलाइजेशन किया। और इस आइडियल स्टेट के सर्च में प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि वो रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। और जब वो रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो गया, उसको रियल वर्ल्ड की कोई अब लेना देना ही नहीं था। फिर ये चीज की चर्चा हमने, अगर आपको याद होगा तो लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के टाइम पे भी करी कि लीगल इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से जुड़े हुए जितने भी लोग थे वो भी इसी प्रकार की चीज कर रहे थे कि एक आइडियल स्टेट को ढूंढा जाए, टेक्स्ट कोई पढ़ लिया जाए, रियल वर्ल्ड से कोई नाता नहीं। हमने एक इंस्टीट्यूशन बना दिया तो अब हम इंस्टीट्यूशन पे फोकस करेंगे। हम इस चीज पे फोकस ही नहीं करेंगे कि वो इंस्टीट्यूशन रियल वर्ल्ड में परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो ये जो पूरी चीज थी, इस पूरे के पूरे ट्रेडिशन को चेंज किया। इसको चेंज करने वाला डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डाल थे। तो डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल ने क्या किया? इन लोगों ने इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी पे चर्चा करनी स्टार्ट करी। इसी रीजन से आपको याद होगा कि हमने इसको एक रेवोल्यूशन भी बोला था, विच इज नोन एज द बिहेवियरल रेवोल्यूशन। तो इन्होंने क्या चर्चा करी? इन्होंने जो इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी की बात करी, इन्होंने कहा कि हमें ये ढूंढना चाहिए और देखना चाहिए कि भाई हाउ पीपल वोट, ये रियल वर्ल्ड के डेटा को एनालाइज करके समझ आएगा।
तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपको कोई भी अगर पॉलिटिकल सिस्टम को समझना है, तो उस पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए आप रियल वर्ल्ड में जाओ और रियल वर्ल्ड में डेटा गैदर करो। ये जो रियल वर्ल्ड में जाकर डेटा गैदर होगा, ये डेटा इंपॉर्टेंट है। अब ये डेटा कैसा है? ये डेटा ऐसा है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल, एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए आप ये देखिए कि लोग वोट कैसे करते हैं। एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए आप ये देखिए कि भाई वहां पर लॉ कैसे पास होता है। लॉ कैसे पास होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। वो पॉलिटिकल सिस्टम है, उस पॉलिटिकल सिस्टम में एक इंस्टीट्यूशन है कॉल्ड पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट के अंदर लॉ बन रहा है, और लॉ बनने के टाइम पे किस प्रकार का डिबेट हो रहा है, किस प्रकार का वहां पे डिस्कशन हो रहा है, किस प्रकार से वहां पर मेंबर्स एक दूसरे से इंगेज कर रहे हैं, कैसे वहां पर क्रिटिसिज्म आ रहा है, कैसे उस क्रिटिसिज्म को ऑब्जॉर्व किया जा रहा है। तो ये क्या है? ये सब रियल वर्ल्ड के केसेस हैं। तो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का क्या ऑब्जेक्टिव है? इस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्टिव को समझना। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो रियल वर्ल्ड डेटा है, इस डेटा को एनालाइज करना। क्योंकि जब आप इस रियल वर्ल्ड के डेटा को एनालाइज करते हो, लोग वोट कैसे करते हैं, लॉ पास कैसे होता है, तब आपको एक रियल पिक्चर पॉलिटिकल थ्योरी की समझ आती है। धीरे धीरे इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में एक और नया पॉइंट ऐड हुआ कि ये देखो कि एक पॉलिटिकल सिस्टम में लोग प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। हाउ पीपल प्रोटेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज को ऑब्जर्व करो कि लोग एक पॉलिटिकल सिस्टम में प्रोटेस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि यहां पर जब आप देखते हो कि लोगों का प्रोटेस्ट कैसा है, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि प्रोटेस्ट के दौरान आपको ये पता चल रहा है कि लोगों के डिमांड्स क्या हैं। प्रोटेस्ट के दौरान आपको ये पता चल रहा है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो इन डिमांड्स को लेके क्या कर रहा है। तब आपको ये पता चलता है कि क्या पॉलिटिकल सिस्टम इन डिमांड्स को एक पॉलिसी बनाता भी है या नहीं बनाता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को ऑब्जर्व करते हो, आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझते हो, देखते हो कि उससे पॉलिसी कैसी बन रही है या नहीं बन रही है, तब आपको ये समझ आता है कि एक रियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, एक रियल वर्ल्ड में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये जो रियल वर्ल्ड पे एम्फेसिस किया गया, ये इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का बेस बना। तो इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हमें किसी भी प्रकार का आइडियल वर्ल्ड नहीं चाहिए। हमें आइडियल वर्ल्ड में नहीं बात करनी कि वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा दिखना चाहिए। नहीं नहीं, वो सब चीजें बात की बात है। हमें ये देखना है कि प्रेजेंट लेवल पर चीजें क्या है। तो यहां पर यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर हम बात करें इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी की, जिसका ओरिजिन ट्रेस किया जाता है, एज आई जस्ट सेड, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डाल की तरफ। तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने सबसे पहले ये एम्फसाइज किया कि हमें एक पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए किस चीज पे फोकस करना है? फैक्ट्स पे। किस चीज पे फोकस करना है? ऑब्जर्वेबल इवेंट्स पे। और क्या फोकस करना है हमें? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा पे। हमें और क्या ऑब्जर्व करना है? एविडेंस। किसका? पॉलिटिकल फिनोमिना का, कि हाउ इज द पॉलिटिक्स फंक्शनिंग। हमें ये एविडेंस कलेक्ट करना है कि पॉलिटिकल फिनोमिना क्या है, यानी कि पॉलिटिक्स फंक्शन कैसे कर रही है। तो हमें यहां पर फोकस क्या करना है? पॉलिटिकल बिहेवियर पे। हमें क्या फोकस करना है? इस पॉलिटिकल बिहेवियर से क्या आउटकम्स अचीव हो रहे हैं, इन आउटकम्स पे फोकस करना है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट ने पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस किया सर्वेज को।
फील्ड स्टडीज को, एक्सपेरिमेंट्स को और स्टैटिस्टिक्स को। तो इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का क्या कंट्रीब्यूशन, कि उसने पॉलिटिक्स में सर्वेज, फील्ड स्टडीज, एक्सपेरिमेंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया। और ये सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद एक चीज तो तय हो गई कि पूरी की पूरी इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो फोकस था वो हो गया अब डेटा पे, डेटा सेंट्रिक अप्रोच पे। और यहां पर सारा फोकस कैसे आ गया अब इस चीज पे, फोकस आ गया इस चीज पे कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स वर्क, हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स वर्क। तो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी ने पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है उस चीज के ऊपर पूरा का पूरा एम्फेसिस और फोकस लाके छोड़ दिया। अब ये जो डेविड ईस्टन और रॉबर्ट डाल ने इनिशिएट करी अप्रोच, इस अप्रोच को बिल्ड करने में एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ईस्टन के बाद, डाल के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जिसका नाम है सैम्यूल हंटिंगटन। सैम्यूल हंटिंगटन का क्या कंट्रीब्यूशन है? सैम्यूल हंटिंगटन ने ये बोला कि हमें ये स्टडी करना चाहिए एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है। अब इसको स्टडी करने के लिए सैम्यूल हंटिंगटन ने ये बोला कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में आप ये ऑब्जर्व करो कि वहां पर ब्रेकडाउन कैसे होता है, एक इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर का ब्रेकडाउन कैसे होता है। यानी कि सैम्यूल हंटिंगटन की जो स्टडी थी उसमें उसने एक नया लेयर ऐड किया एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। अगर अभी तक एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ ये चीज के ऊपर चर्चा कर रही थी थैंक्स टू ईस्टर्न एंड डाल, कि एक पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फंक्शन कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, यही चीज पे अभी हमने चर्चा करी ना, कि रॉबर्ट डाल और डेविड ईस्टन ने क्या बोला कि एक पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन और वर्क कैसे करता है। अभी तक अगर इनका फोकस सिर्फ इसी चीज पे था तो सैम्यूल हंटिंगटन ने एक नया लेयर ऐड किया। सैम्यूल हंटिंगटन ने बोला कि नहीं, आप ये देखो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आती है। फंक्शन वर्क कैसे कर रहा है वो ठीक है, पर फंक्शन के वर्क करने से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे आ रही है, और क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहां पर सैम्यूल हंटिंगटन ने अपनी स्टडी में सोवियत यूनियन का एक बहुत डिटेल्ड रिसर्च किया। उसने देखा कि भाई जो सोवियत यूनियन था जिसमें यूएसएसआर था जो कि रशिया था, और रशिया के साथ बहुत सारे सैटेलाइट स्टेट्स थे। सैटेलाइट उनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो रशिया के साथ कंट्रोल में जुड़े हुए थे, रशिया उनकी पॉलिटिक्स को कंट्रोल करता था, इसलिए उनको सैटेलाइट स्टेट्स भी कहते थे एक सिंपल लैंग्वेज में। तो उसने ये स्टडी करके देखा कि ये जो रशिया प्लस बाकी उसके सैटेलाइट स्टेट्स थे, 15 स्टेट्स, तो रशिया प्लस 15 स्टेट्स ने मिलकर बनाया था सोवियत यूनियन। तो सैम्यूल हंटिंगटन ने कहा कि यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो उसने ये चीज ऑब्जर्व करके बताई, अगेन फील्ड लेवल पर जाके स्टडी करके, कि रशिया ने जब बाकी सैटेलाइट स्टेट्स के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था तो वो कंट्रोल एब्सोल्यूट था, लेकिन वो एब्सोल्यूट कंट्रोल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि किसी भी तरीके से जब आप एब्सोल्यूट कंट्रोल मेंटेन करके रखते हो तो रिजेंटमेंट पैदा होता है। और वो रिजेंटमेंट इस तरीके से मटीरियलाइज करा कि एक एक स्टेट धीरे धीरे प्रोटेस्ट करके एक चेन रिएक्शन के तहत पूरे बाहर आ गए। तो उसकी वजह से पूरा सोवियत यूनियन ब्रेक डाउन कर गया। तो सैम्यूल हंटिंगटन ने ये चीज को स्टडी किया। उसने कहा कि देखो एक होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। उसने कहा कि देखो जब रशियन रेवोल्यूशन 1917 में हुआ और उसके बाद जब सोवियत यूनियन क्रिएट हुआ, सोवियत यूनियन जो है उसने 1989 तक स्टेबिलिटी इंश्योर करी, पर वो स्टेबिलिटी ग्रेजुअली धीरे धीरे वीकन होती गई, क्योंकि 1917 में जो एब्सोल्यूट कंट्रोल था बाय द टाइम ऑफ 1989 वो कमजोर हो गया।
और वो कमजोर होने की वजह से क्या हुआ कि 1989 में ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ जो कंप्लीट हुआ 1991 तक। तो ये जो पीरियड था 89 टू 91 ब्रेकडाउन वाला, इस ब्रेकडाउन के पीरियड को उसने पूरा एनालाइज किया कि कैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनते बनते कमजोर होकर इवेंचुअली वीकन कर गई। तो ये जो चीज उसने बताई ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर था जो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में एक नया एलिमेंट बनकर आ गया। तो एम्पिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी में इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना अब गलत नहीं होगा कि पहली बात तो यहां पर रॉबर्ट डाल, डेविड ईस्टन और सैम्यूल हंटिंगटन जो है, ये तीन बड़े प्लेयर हैं। इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का फोकस जो है वो हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स वर्क, इस पे तो है ही है, पर उसका फोकस इस पे भी है कि हाउ पॉलिटिकल सिस्टम्स जो हैं क्रिएट स्टेबिलिटी और लीड टू ब्रेकडाउन। इन एनी सिनेरियो इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी अभी भी ऑब्जर्वेबल एलिमेंट्स को ही ऑब्जर्व करती है और स्टडी करती है। तो दस इट मेक्स इट मोर डेटा फील्ड ओरिएंटेड। इस रीजन से लास्टली एक पॉइंट कहा जाता है जो जरूर याद रखिएगा कि इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज मोर क्लोजर टू रियल पॉलिटिक्स। ये कहना तो गलत नहीं होगा कि इंपिरिकल पॉलिटिकल थ्योरी इज मोर क्लोजर टू रियल पॉलिटिक्स, क्योंकि जब वो रियल इवेंट्स को, ऑब्जर्वेबल इवेंट्स को, एक्चुअल इवेंट्स को ऑब्जर्व करके डेटा गैदर करके स्टडी करके अपनी थ्योरी देती है, और उसकी पूरी थ्योरी बिल्डिंग में रियल वर्ल्ड के इवेंट्स को ही स्टडी किया जाता है, वहीं से डेटा गैदर किया जाता है, तो किसी भी तरीके से ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक आइडियल स्टेट या वो एक प्रकार से वाइकेरियस, एक इंग्लिश का वर्ड है वाइकेरियस थिंकिंग करती है। वाइकेरियस थिंकिंग का मतलब ये है कि अपने मन में बैठकर मनगढ़ंत थ्योरी बनाती है। तो वो मनगढ़ंत थ्योरी नहीं बना रही है जैसे प्लेटो बना रहा। प्लेटो ने ये बात बोली कि नहीं, जो आइडियल स्टेट होता है उस स्टेट में सिर्फ जो है एक फिलोसोफर किंग रूल करेगा। मैं प्लेटो आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो उसमें उसने इस प्रकार की चर्चा करी कि वाइकेरियस थिंकिंग है, एक आइडियल स्टेट रखो एटसेट्रा, वो सब नहीं कर रहा। तो यहां पर ये चीज क्लियर है कि इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो आई होप इस पर्टिकुलर चीज के बाद आपको ये पूरा इंपेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, और आपको क्लियर कट चीजें अब समझ आ रही होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, अभी आपका सारा फोकस होना चाहिए कंटेंट पे। अभी आपका सारा फोकस होना चाहिए कंटेंट के साथ साथ नोट्स पे, और नोट्स के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेमोराइजेशन पे। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जैसा मैंने आपको बताया कि चैलेंज सिर्फ एक ही है। ऑप्शनल इजी बहुत है पर थोड़ा बड़ा है। बाकी कोई भी ऑप्शनल लोगे वो भी बड़े हैं, बट ये भी थोड़ा सा उतना ही बड़ा है बिकॉज ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स आर स्लाइटली बिगर। तो फोकस हैज टू बी ऑन मेमोराइजेशन। अभी भी कई लोग जो है अनफॉर्चुनेटली मिसगाइड हो रहे हैं। मिसगाइड कैसे हो रहे हैं कि अभी भी उनको लग रहा है कि नहीं, हम आंसर पहले लिख लेते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कितनी बार मैं आपको ये चीज समझा चुका हूं कि पेपर टू पेपर वन इंटरलिंक्ड है। जब तक आप दोनों पेपर्स पूरे नहीं पढ़ोगे, जब तक उन पेपर्स के नोट्स को नहीं बनाकर मेमोराइज करोगे, और जब तक पूरा कंटेंट मेमोराइज नहीं होगा, तब तक आप एक आंसर अच्छा लिखने में सक्षम नहीं होगे। तो चॉइस आपका है कि आपको अभी ये करना है या ये करना है, क्योंकि अगर आप इस पार्ट पे चले गए आंसर पार्ट पे, तो आप फेल हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि आपके दिमाग में कंटेंट नहीं होगा। वो आंसर लिखने के पागलपन में आप ये हरकत करेंगे। तो ये चीज ना करें, फोकस सारा रखें अभी कंटेंट पे जो मैं आपको दे रहा हूँ। नोट्स बनाएं, उसको याद करें,
और ये छोटी छोटी क्लासेस मैंने इसीलिए अभी स्टार्टिंग में रखी हैं, ताकि आप अपने जनरल स्टडीज़ को भी साथ साथ फोकस कर पाए और जीएस के पोर्शंस को भी साथ साथ कर पाए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान दें और याद करने पे ज़्यादा ध्यान दें जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड आई होप अगेन एज आई रिपीट, मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आई बिलीव आपको चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही हैं और पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट बन रहा है। क्योंकि ये एक इजी ऑप्शनल है, मैं फिर वही बोलूँगा जो मैं हर बार बोलता हूँ, अपनी जो भी आपका सब्जेक्ट्स के साथ लगाव है उस लगाव को बाद में देखिएगा। अभी फोकस कीजिए एग्जाम पास करके पोस्ट पाने के लिए। आपको पूरा ऑप्शनल फ्री में मिल रहा है, इसको पकड़िए, अपना ऑप्शनल बनाइए और बनाने के बाद एग्जाम पास कर लीजिए। उसके बाद अपनी जो भी आपको लाइफ में लगाव वाली चीज़ें करते रहिएगा। और खास करके फिर मैं बोलूँगा, नोट्स और मेमोराइजेशन पे खास फोकस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कंटिन्यू करते हैं आगे।